नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस शिक्षक दिवस पर यानी कि 5 सितंबर को एक क्विज कंपटीशन हुआ था। उस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप 5 हमारे आए थे उन सभी को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 2 महीने का जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि फ्री एक्सेस रहेगा आपका लाइब्रेरी में, और प्लस जो जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं उन सबके लिए जो स्पेशल डिस्काउंट दिया गया था। तो आप सभी लोगों को जो है एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब ऐसा नहीं कि वो क्विज कंपटीशन सिर्फ उन सीमित बच्चों तक रहे, भाई ये आप सब लोगों के साथ साझा करना है। तो जिसके लिए इसका पार्ट 1 यानी कि ऑलरेडी अपलोडेड है, कल इसका पार्ट 1 आया था जिसमें सर ने आपको उत्तराखंड के सवाल बता दिए थे, और आज हम लोग इसके पार्ट 2 पे बात करेंगे, यानी जिसमें हिंदी, जीएस और रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो अभी इस पे कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और साथ में जो सेट नंबर सीरीज चल रहा है वो भी आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, राइट। तो बात करें तो आज के पहले प्रश्न में उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वास्तव में है तो हिंदी का पेपर, लेकिन सर इसमें आपने उत्तराखंड का प्रश्न पूछ लिया। भाई आयोग इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा आयोग को कॉपी करना पड़ेगा, पैटर्न करना पड़ेगा फॉलो। तो इसीलिए हमने इस प्रकार के प्रश्न को जो है हिंदी के भीतर डाला है। तो पहला प्रश्न हिंदी का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपुली उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका जनजाति का एक परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है, बिल्कुल सही कथन है। और गढ़वाल में जो कफुआ गीत होता है वो सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाया जाने वाला एक गीत है, तो ये भी क्या है हमारे पास में सही कथन है। और अगर इसके आंसर्स की बात करें तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। फिर कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों को हमें लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हिंदी में नहीं भी पूछेगा तो उत्तराखंड में जो है काफी इससे मदद मिल जाएगी। तो पहले का राइट आंसर क्या मिला, सी ऑप्शन सही मिला। उत्तराखंड में अटकण बटकण क्या है। अब ऐसे स्थानीय हमारे पास में कुछ शब्द आएंगे कि अटकण बटकण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का पर्वतीय कोई व्यंजन है ना, कोई खाद्य पदार्थ है, एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है, एक प्रकार का लघु खेल बात गीत है, या फिर जो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि ऊपर जितने भी कथन दिए इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब आता है साथियों कि उत्तराखंड में जो अटकण बटकण प्रथा है ये एक प्रकार से अपने आप में एक मनोरंजनात्मक गीत है। साथ में जो मनोरंजनात्मक गीत है ये जो है लघु, घलू नहीं होना चाहिए, लघु होना चाहिए। लघु क्या है, खेल बाल गीत है। तो यानी इसका राइट आंसर जो है वो बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक कथन, क्योंकि एक कथन ही हो गया, एक कथन ही हो गया, तो ये सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, यानी कि चौथा इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। अब इसमें बताना है आपने कि उपरोक्त पद में कौन सा अलंकार है। अब देखो पहली बात, चलो मैं एक बार बोलता हूं कि आपको इसका भावार्थ समझना है कि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। कोई बात नहीं, स्किप दैट पार्ट आल्सो। बट यहां पर एक चीज हमें देख रहा है कि यहां पर जैसे मुझे सी शब्द दिखा, सजल नीरद सी कल कांति थी, तो सी कल कांति थी मतलब यहां पर जो ये सी शब्द आ गया ना, तो ये क्या आ रहा है, यहां पर ये सादृश्य सूचक आ रहा है। ये क्या आ रहा है, सादृश्यवाचक या सादृश्य सूचक जो है शब्द आ रहा है। और सादृश्यवाचक जो है वो किसकी विशेषता है, सर ये विशेषता है उपमा अलंकार की। ऑप्शन में कहीं आपको उपमा अलंकार दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा यहां पर समझना इसका अर्थ क्या है। देखो आप यहां पर देखो, पूछ रहा है कि श्याम शरीर की कांति। श्याम शरीर की कांति का मतलब यहां पर ये समझो कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तुलना की जा रही है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, राइट। यानी कि यहां पर क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय होता है। यानी कि इस पूरे वाक्य के भीतर ये जो पहली लाइन है इसमें क्या छुपा हुआ है, उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और तुलना किसकी हो रही है, श्याम शरीर की हो रही है। और तुलना किससे हो रही है, तो तुलना हो रही है इसमें सजल नीरद, यानी कि बादलों से तुलना हो रही है। तो सजल नीरद यानी कि बादल जो आएंगे वो इसमें क्या आ जाएगा, उपमान आ जाएगा। सी यहां पर क्या हो गया, सादृश्य सूचक शब्द हो गया है। और अगर हम लोगों से साधारण वो पूछेगा, धर्म पूछेगा, तो साधारण धर्म इसमें क्या आ जाएगा, कल कांति आ जाएगी। कल कांति जो है ये क्या आ जाएगा, इसमें साधारण धर्म आ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यूं समझिए कि सर जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती हो तो वहां पर क्या आता है, उपमा अलंकार आता है। और ये जो उपरोक्त दिया हुआ पद है इसमें नवल सुंदर श्याम शरीर की,
सजल नीरद सी जल कांति थी। इसमें तुलना हो रही है, इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और सादृश्यवाचक भी, अर्थात ये पूर्णोपमा का एक उदाहरण है। उपमा भी तीन होती है ना, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और एक होती है मालूपमा। तो पूर्णोपमा मतलब जिसमें चारों के चारों उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बात कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए भाई, ये इसका एक पैटर्न बन गया है ना, कि बीच में एक बार ये डिस्टर्ब कर ही लेता है। खैर चलिए कोई बात नहीं। तीसरे प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछता है, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। किसके बारे में पूछ रहा है, अधिसूचना के बारे में। पहले हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, फिर समझते हैं कि अधिसूचना वास्तव में होती क्या है। राइट है, देखो इसमें प्रेषक का उल्लेख होता है, मुझे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गलत लिख रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर भी नोटिफिकेशन की बात होती है, अधिसूचना की बात होती है, तो यहां पर जो प्रेषक होता है, जो प्रेषक होता है, इस प्रेषक का पद का नाम, इसके पद का नाम जाएगा, स्वयं का इसका जो है कोई उसमें उल्लेख नहीं होगा, प्लस इस प्रेषक के हस्ताक्षर भी होते हैं। अब एक चीज और बताओ भाई, कितने लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेषक का मतलब क्या। प्रेषक मतलब भेजने वाला, और प्रेषती मतलब जिसको भेजा जा रहा है। तो जो भेजने वाला है, अगर आप अधिसूचना भेज रहे हैं तो भेजने वाला कभी भी क्या नहीं करेगा, अपना नाम नहीं लिखेगा, बल्कि अपने पद का नाम और अपने हस्ताक्षर कर सकता है। इसको विज्ञप्ति भी कहते हैं। कथन सही है, हमें गलत ढूंढना था, ये पहला वाला गलत हो गया। सामान्यतः या गजट में प्रकाशित होता है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, तो बिल्कुल बात भी सही है। देखो अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर ही होता है, जिसमें भारतीय गजटों में प्रकाशित होता है, जिसमें नियम, आदेश, अधिकार, किसी की नियुक्ति, किसी की पदोन्नति, किसी को अवकाश देना है, इन सारे विषयों में जो है सूचना का आदान प्रदान करने के लिए होता है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा, प्रेषक का पद का नाम और जो उसका हस्ताक्षर, स्वयं प्रेषक का नाम नहीं, उसके पद का नाम आना उसमें जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। सही अर्थ वाला आपने जो है युग्म नहीं है इनमें से वो बताना है, कौन सा सही नहीं है। अली का अर्थ भौरा होता है, अली का अर्थ सखी होता है, ये ठीक है, हमें गलत ढूंढना है। अनिल का मतलब हवा होता है, अनिल का मतलब आग होता है, ये भी ठीक है। आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, ये भी ठीक है। जलज का अर्थ होता है कमल, ये भी ठीक है। लेकिन जलद जो शब्द है गाइस, इसका अर्थ में समुद्र नहीं आएगा, बल्कि जलद का मतलब क्या होता है, बादल से होता है। तो हमें पूछ रहा था ना कि कौन सा युग्म सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, जलज तो सही है, लेकिन जलद में क्या कर दिया, यहां पर ऑप्शन में फेर बदल कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिफ्थ का। 6 क्वेश्चन पे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा जो दी गई है, इनमें से योर ऑप्शंस आर विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद जी, या फिर लास्ट है महादेवी वर्मा जी। तो आप इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, छायावादी कवि हैं आप, बताओ आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत, है ना। छायावादी कवियों में जाने जाए, वैसे देखे जाए तो सुमित्रा नंदन भी, जयशंकर प्रसाद भी, महादेवी भी, ये तीनों के तीनों जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग जो आया था इसके कवि हैं। और रही बात विद्यापति की, आप लोगों ने डेली होप्सो के विद्यापति का नाम सुना होगा, ये आदि काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन है, ये आदि काल के कवि हैं, है ना। आदि काल मतलब सबसे प्रारंभिक काल जो हुआ करता था, लगभग शुरुआत आदि काल की 1050 से होती है और 1375 तक जो है ये काल चलता है। जैसे कीर्ति लता जो लिखी है वो विद्यापति की ही लेखन कला है, लेकिन विद्यापति उत्तराखंड के सिलेबस में ज्यादा नहीं नाम आता है। सुमित्रा नंदन पंत को ही हम लोग क्या मानते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि मानते हैं। प्रीवियस जितनी भी वीडियोस बताई हैं मैं आपसे वही आप बार बार अनुरोध करता हूँ फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार ऑडियंस जुड़ी मेरे साथ, मैंने इन सभी राइटर्स के बारे में, सभी जो है देश के बड़े विद्वान लेखकों के बारे में प्रीवियस हर एक क्लासेस में बता रखा है। सुमित्रा नंदन पंत, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, युगांतर, चिदंबरा, हाँ चिदंबरा याद आई ना, जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिला था। एक और कला एवं बूढ़ा चांद, ये भी किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1960 में क्या मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। जयशंकर प्रसाद में उर्वशी लिखा था हम लोगों ने, है ना। कमाईनी लिखा, आंसू लिखा, झरना लिखा, लहर लिखा, कानन कुसुम लिखा, प्रेम पथिक लिखा, प्रेम राज्य लिखा। महादेवी में निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है। तो ये रचनाओं को हम ऑलरेडी जो है जान चुके हैं। इसके आंसर के मुताबिक बात करें तो बी विल बी द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आइए। एक तरफ जी गाने लिखे हुए हैं बढ़िया बढ़िया, और दूसरी तरफ जो है इनके
गायक लिखे हैं जिन्होंने इन गानों को जो है गाया है। सबसे पहला गाना है मुल्क हो परायो। आप थोड़ा सा कनेक्ट भी कर देते, देखो कई बार क्या होता है ना, अगर हमें प्रत्यक्ष तौर पर जवाब नहीं आता है तो कुछ हमारे उत्तराखंड के ऐसे गायक, ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के विषय हैं, जो अलग अलग थीम है, सब्जेक्ट्स हैं, उनको आधार मानते हुए गाने गाए। जैसे हमारे नेगीदास जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो नेगी जी के जितने भी गाने होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वास्तविकता की ओर लेकर हमें चलते हैं। तो नेगी जी का ऐसा ही एक और गाना है जिसका नाम है मुल्क हो परायो। तो यानी कि पहले का राइट आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। एक में नहीं है, 2 में भी नहीं है, हटा दीजिए। दूसरा हो घुट घुट बाडूरी लगीचे, ये किसने गाया है, प्रीतम भरतवाण जी का गाना है। यानी कि 3 के बाद 1 होना चाहिए, आंसर मिल गया, ऑप्शन डी इसका सही है। यानी कि जी तू बगडवाल हरी, ये किसका गाना है, ये है गजेंद्र राणा जी का गाना। और पावन मेरो उत्तराखंड, ये किसका गाना है, वीरेंद्र राजपूत जी का गाना है। घर में जब ये वीडियो देखोगे तो उसके बाद जैसे वीडियो खत्म होगी, जैसे आप 100 क्वेश्चंस पूरे कर लोगे, एक बार इन चारों गानों को सुनना। मजेदार गाने हैं, बिलीव में, ये बहुत जो है अच्छे गाने हैं ना। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 7th, राइट। तद्भव शब्द का चुनाव करना है आप लोगों ने। तद्भव, तद्भव मतलब इसका उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुआ हो। तत्सम होता तो उसी के जैसे लिखते। अब अगर आप तद्भव की बात कर रहे हैं तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है, क्या है ऑप्शन नंबर सी, जो इसमें लिखा हुआ है चोंच। तो चोंच क्या है, अपने आप में एक तद्भव शब्द है। क्या है इसमें, चोंच जो है एक तद्भव शब्द है। अब तत्सम की बात करें, जैसे पर्यंक है, तो पर्यंक क्या है, एक तत्सम है। आज इसका जो बदला स्वरूप है वो पलंग है। ये तद्भव क्या हो गया, इसका पलंग हो गया। हरिद्रा का आज तद्भव स्वरूप क्या है जी, हल्दी है। और क्षीर का आज तद्भव स्वरूप क्या है, खीर है। यानी कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें तद्भव शब्द की बात करेंगे तो चोंच जो है वो क्या है आपका सही यहाँ पर जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही लिखना। 9th का कालिंदी, अर्कजा, सूर्य सुता, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप सब भली भांति जानते हैं कि जो यमुना है ना, इसको किस किस नाम से जानते हैं, कालिंदी, अर्कजा या सूर्य सुता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम यमुना के लिए क्या और नाम लिख सकते हैं, सर हम लोग इसको जमुना भी कहते हैं। तो कई लोग तो बल्कि नामों में भी कंफ्यूज हो जाता है, किसी का नाम अगर यमुना हुआ ना तो 100 बार उसको क्या पुकार देते हैं, जमुना पुकार देते हैं। तो यमुना, जमुना एक ही है वो। इसके अलावा जो है इसको काल गंगा या भानुजा ये भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काल गंगा या भानुजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गंगा के मैंने आपको बहुत सारे नाम बता रखे हैं। भगीरथी कहोगे, गंगा है। जानवी नदी कहोगे तो जानवी नदी भी क्या है, यहाँ पर गंगा नदी के ही तौर पर उत्तराखंड में जो है प्रभावित होती है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो सुरसरिता, सुरसरिता भी किसके प्रयोग के रूप में आता है, वो आता है गंगा नदी के प्रयोग के रूप में। इसके अलावा हो गया भागीरथी, है ना, मंदाकिनी, देव नदी, ये सब किसके नाम है, इसी के नाम है। मंदाकिनी, देव नदी आदि ये सब किसके सिनोनिम है, ये है जी कालिंदी यानी कि सॉरी गंगा के। सरस्वती की बात करें तो इनको सबसे पहले वाग देवी भी कहते हैं। जैसे जो सम्मान वगैरह मिलते हैं ना, ज्ञानपीठ हो गया या फिर व्यास सम्मान हो गया, तो उनमें वाग देवी की मूर्ति दी जाती है। तो वाग देवी अपने आप में क्या है, देवी सरस्वती का स्वरूप है। तो इन्हीं को हम लोग सरस्वती के रूप में पूछ सकते हैं। शारदा, महाश्वेता, है ना, ये सब किसके नाम है, ये सरस्वती देवी के नाम है। इसके अलावा भारतीय भाषा है, वाणी है, कर्णिका है, वागीसा है, वीणा पाणी है, ये सब सरस्वती जी के क्या है नाम है, राइट। और नर्मदा के ऐसा अलग कोई नाम नहीं मिलता। नर्मदा को या तो नर्मदा के नाम से जानते हैं, है ना, या किसी किसी बुक में हो सकता है इसी नदी को, नर्मदा नदी को विपाशा भी कहा गया हो। अब विपाशा वैसे प्राचीन नाम था किसका, ब्यास नदी का, लेकिन सिनोनिम में नर्मदा के भी विपाशा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है, कौन सा इनमें से सही विलोम नहीं है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, ठीक है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, ठीक है। सुमति का कुमति होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। क्यों, क्योंकि सदाशय ये शब्द तो सही है, लेकिन इसका जो अपोजिट होगा वो महाशय नहीं होगा, महाशय वो होगा दुराशय। जो लोगों के भले करने की सोचता है वो सदाशय है, और जो लोगों के बुरे की सोचता है वो क्या है, वो दुराशय है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। कौन सी संधि जो है इसमें से वो गलत है। अनुदित में अनुधन उदित सही है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। संधि पूछेगा तो कौन सी है, सर इसमें है दीर्घ संधि, यही है ना, दीर्घ है,
वृद्धि तो नहीं है, दीर्घ है, ठीक है। अवनींद्र, अवनिधन इंद्र, ठीक है, दीर्घ संधि। श्रद्धानंद, श्रद्धा धन आनंद, आ की मात्रा नीचे थी, गलत है ना। और भूधार, भूधन उधार, इसमें भी दीर्घ संधि है। और अगर ये आप सही बना रहे हो श्रद्धानंद, तो इसमें भी दीर्घ संधि है, सब दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो यानी राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु से अलग, उससे भिन्न, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु की आभाग। तो मेरे हिसाब से अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर सोच भी लिया है, आई थिंक लिख भी दिया है। तो राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी वस्तु के भीतरी भाग को आभ्यंतर के नाम से जानते हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य है जी? वन में प्रातः काल के समय। अब जब प्रातः काल आ गया इसमें, तो प्रातः काल के समय लिखने की कोई बात नहीं है, प्रातः काल एक समय ही है। तो जहां भी प्रातः काल के साथ के समय लिखा है वहां सब गलत है। के समय और प्रातः काल एक साथ कैसे आप लोग लिख लोगे? हटा दो इन सबको। वन में प्रातः काल हो गया, प्रातः काल के समय उसी में इंक्लूडेड है। का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यकीन न हो तो कभी जाओ भाई जंगल में, बढ़िया बढ़िया कैंपिंग वैम्पिंग करो जहां पर टाइगर प्रोन एरिया ना हो, है ना, वरना फिर नजारा कुछ और ही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरफ है जी कहावतें, दूसरी तरफ है उनके अर्थ क्या है? अंग फूले ना समाना। कई बार आप लोग भी अंग फूले नहीं समाते हो, यानी कि आपको क्या होती है? बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। तो पहले का ऑप्शन 3 आना चाहिए, आंसर मिल गया, ऑप्शन 3 सिर्फ एक में है ना। यानी कि अक्ल के दुश्मन कौन होते हैं जी? मूर्ख व्यक्ति होते हैं। आंसू पोछने का मतलब क्या है? किसी को सांत्वना देना कि रोइए मत वगैरह वगैरह। उंगली पर नाचना, नचाना नहीं, किसी के इशारे पर चलना, और किसी को इशारों पर चलाना, वो उंगली पर नचाना हो गया। तो नाचना और नचाना अलग है ना, तो ये दोनों में इजी है, तो मैं इस पर ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। 15th क्वेश्चन, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? एक अव्यय है क्रिया विशेषण, आप समझते राइट। अब यहां जैसे इसने अंशतः कहा, तो अंशतः मतलब एक मात्रा होती है, बहुत, थोड़ा, किंचित, अंशतः, ये सब क्या है? मात्राएं हैं। और मात्रा मतलब किसी का परिमाण है, तोला जा रहा है कि अंशतः परिमाण है। तो अगर हमें कहीं पर भी परिमाणवाचक नजर आ जाता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? सही कर देंगे। क्रिया विशेषण मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। समझ लो कि वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है, कि क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्द जो होंगे वो हमारे पास में क्रिया विशेषण शब्द होंगे। अब सवाल ये पूछता कि क्रिया विशेषण कुल मिलाकर कितने प्रकार की होती हैं? तो कौन मुझे बताएगा कि क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? सर क्रिया विशेषण के हैं 4 भेद, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और क्या हो गया? स्थानवाचक। तो हो गए सारे के सारे ठीक, चारों ऑप्शन चारों के यहाँ पर राइट। और अव्यय पूछता तो अव्यय भी 4 होते, एक क्रिया विशेषण होता था, एक समुच्चय बोधक हो जाता, एक हमारे पास में जो है संबंध बोधक हो जाता, और एक विस्मयादि बोधक हो जाता। तो वो भी ठीक है, 4 आंसर सही आ जाता। 16 पे आओ, इस पुस्तक को देखो। देखो जी, यह कितनी उपयोगी है, यह कितनी उपयोगी है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुष है? नहीं है। निश्चय, अनिश्चय, संबंध। तो भाई अगर हम इस वाक्यांश को पूरा ढंग से पढ़े, 16th क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? देखो, इसमें कह रहा है कि यह पुस्तक पढ़िए, यह कितनी उपयोगी है। तो निश्चित ही इस पुस्तक को पढ़ना है, और निश्चित ही इस पुस्तक की बात हो रही है, यह पुस्तक की बात हो रही है, यानी कि ये किस में आ जाएगा? निश्चित वाचक में आ जाएगा। सर्वनाम तो आप सबको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? देखो जरा, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, है ना। पांचवा क्या आ जाएगा? प्रश्न पूछो अपने आप से, पांचवा आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक, और छठवां क्या आ जाएगा? निजवाचक। तो कुल मिलाकर सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए, है ना। अब जहां पुरुषवाचक होता है तो पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? देखो, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम, उत्तम और अन्य पुरुष, इस तरीके से हमारे पास में सर्वनाम के भेद आ जाते हैं। बाकी डिटेल क्लास के लिए भाई सुबह 9 बजे आप लोग लाइव आइए मेरे साथ। 9 नहीं, एक्चुअली 9:30 हो जाता टाइम, तो 9:30 बजे मैं हिंदी का लाइव क्लास चलाता हूँ सुबह के टाइम पे, तो आप वहां पर हिंदी मुझसे पढ़ सकते हैं ना। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय? अब नाम से क्लियर हो गया, सौतेला। अब इसमें क्या आएगा? तेला नहीं, ये तो मेल मेल भी नहीं खा रहा, ईला वो है ही नहीं सकता। अब ये यहाँ पर देखो, ए होता तो ए की मात्रा हमेशा 2 होती है, तो अयला तो होगा नहीं वहां पर ना। अगर आप लोग इसका ऑप्शन सी सोचे तो अयला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? एला। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, संचार माध्यमों में प्रयोग क्या होता है?
संचार माध्यमों में हिंदी का साहित्यिक रूप का प्रयोग होता है, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप होगा, हिंदी का व्यावहारिक रूप होगा, या हिंदी का शासकीय रूप होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है कि जितने भी समाचार पत्र होते हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, तो उन सब में हिंदी के व्यावहारिक स्वरूप का जो है प्रयोग होता है, न बल्कि उसके व्याकरणिक स्वरूप का। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या लिखना चाहिए? सी लिखना चाहिए हमें सही जवाब। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती है? तो पत्रिकाओं में बात करें कुमाऊनी में है पहरू, आदली, कुशली, ये दोनों सही हैं। उत्तराखंड में घराट, भाई मेरे टिहरी वाले क्षेत्र में तो हम इसको घट बोलते हैं। तो घराट या घट जो होता है वो क्या होता है? पानी से चलने वाली क्या है? आटा पीसने, मतलब गेहूं पीसने, फिर ये मत कहना आटा नहीं पीसते है ना। तो गेहूं पीसने की एक चक्की होती है जिसको हम लोग घराट चक्की कहते हैं। तो घराट तो इसमें हो नहीं सकता, और भैरू तो खैर वैसे भी नहीं होगा इसमें। तो यानी राइट आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 19th का आप लोग सही मार्क कर लीजिएगा। 20th क्वेश्चन, अनुभव के आकाश में चांद, सभी ने नाम इसका सुना है। यह काव्य कृति के लिए लीलाधर जगुड़ी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो लीलाधर जगुड़ी को इसके लिए कौन सा मिला है? पहला ऑप्शन है व्यास सम्मान, दूसरा है ज्ञानपीठ, तीसरा है मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ के ही द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, और लास्ट में आता है साहित्य अकादमी। तो मैं आपको बता दूं कि 1997 के आसपास लीलाधर जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनकी एक प्रसिद्ध रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। रही बात हमारे पास में व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान जिसे हिंदी साहित्य के जो बड़े सम्मान है ना, जैसे ज्ञानपीठ सम्मान हो गया, साहित्य अकादमी सम्मान हो गया, वैसे व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान हिंदी के क्या है? बड़े साहित्यिक सम्मान है। तो कहते हैं कि इस व्यास सम्मान की शुरुआत जो हुई थी वो 1991 में हुई थी, और शुरुआत करने वाला कौन सा फाउंडेशन है? के बिड़ला फाउंडेशन है। तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा क्या की जाती है? इस व्यास सम्मान की जो है शुरुआत की जाती है 1991 में। कई बार देखो प्रश्न कैसे बनते हैं, कहते हैं जी पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? देखो, तो व्यास सम्मान पहली बार रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। पहला व्यास सम्मान 1991 में किसको मिला? रामविलास शर्मा जी को मिला। और उन्होंने किताब लिखी है, आपके लिए तो खैर बहुत महत्वपूर्ण भी है, हिंदी भी पढ़ रहे हो, तो वह है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है रामविलास शर्मा को पहली बार क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था। रही बात ज्ञानपीठ की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, है ना। जो साहू शांति प्रसाद जैन जी थे, साहू शांति प्रसाद जैन जी के द्वारा मानी जाती है कि इसकी शुरुआत की गई थी, राइट। लेकिन जब 1961 में ज्ञानपीठ बना था तो उस समय दिया नहीं गया था। पहली बार जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। और पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ किसको दिया गया था? बताइए। तो ये दिया गया था एक बहुत फेमस मलयालम कवि हुए हैं, जिनका नाम क्या है फ्रेंड्स? जिनका नाम है जी शंकर कुरूप। तो पहली बार क्या हुआ था 1965 में? जी शंकर कुरूप जो है उनको ओडक्कुझल, उसके लिए क्या मिला था? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको पहली बार दिया गया था। तो ये भी आप लोग को याद रखना है ना, ओडक्कुझल जो था इसके लिए मिला था। इसके बाद अगर सबसे लेटेस्ट की बात करें तो 2024 का 59th जो मिला वो विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। और इससे पहले 58th में दो लोगों का नाम आप लोगों को याद होगा, एक तो गुलजार साहब थे और दूसरे रामभद्राचार्य जी थे, आचार्य रामभद्राचार्य, उनको भी 58वें नंबर का जो है ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये हमारे पास ज्ञानपीठ हो गया। अब रही मूर्ति देवी पुरस्कार, तो जैसे मैंने कहा कि मूर्ति देवी कोई नया पुरस्कार नहीं है जी, इसकी स्थापना 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ जो है उसी के द्वारा की गई थी, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वाग देवी की मूर्ति इसी में मिली जाती है, और जो मूर्ति देवी है वो वास्तव में साहू शांति प्रसाद जी जो है उनकी क्या है? माता जी का नाम है। तो इसलिए ये भी आप लोग को याद रखा जा सकेगा, राइट। तो ये हमारे स्टार्टिंग के हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। अब हम लोग सीधे फर्दर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अपने जीएस वाले सेगमेंट की तरफ, और जीएस का सेगमेंट हमारा स्टार्ट होता है कहां से? दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61। कहीं से भी कोई डाउट अगर मन में क्रिएट होते हैं तो करना क्या होता है जी? आपको सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछने होते हैं, और जैसे ही समय लगता है तो वैसे हम इसके आंसर्स देने का भरपूर प्रयास करते हैं। आप लोग इस बात को भली भांति जो है जानते हैं। तो आते हैं अपने जीएस वाले सेगमेंट के पहले प्रश्न की ओर, ठीक है? चलिए आइए, जीएस का पहला प्रश्न। जीएस का पहला प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करिए भाई विचार।
पहला कथन पूछ रहे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, बहुत बढ़िया। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, जिसको कई जगहों पर आप लोग नव विधान के नाम से भी जानते हैं, कनेक्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। अब केशव चंद्र सेन जी की बात कर रहे हैं, जिनको आर्य समाज का सॉरी नॉट आर्य समाज, जिसको ब्रह्मो समाज का तीसरा सबसे बड़ा पिलर या स्तंभ मानते हैं। अब जब बात हमसे पूछी जा रही है केशव चंद्र सेन की, तो भाई पहली बात सुनो, ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है डायरेक्टली केशव जी से नहीं जुड़ी हुई है। तो जहां पर भी एक लिखा है पहले तो आप उसको हटा दीजिए, या तो इसका ऑप्शन बी होगा या तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है इसका संबंध है राजा राममोहन रॉय जी से, जिनको भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत के नाम से जानते हैं। तो उनका संबंध जो है इससे है, न बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आप लोग किसकी बात करेंगे, न बल्कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केशव चंद्र सेन की। और दूसरा इनको जो सहयोग किया है वो है विलियम एडम करके। तो विलियम एडम और इनकी सहायता से, राजा राममोहन रॉय की सहायता से 1821 में क्या हुआ था, इस कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन हुआ था, हटा दीजिए। रही बात टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, तो ये बिल्कुल सही कथन है, केशव चंद्र सेन जी के जीवन से जुड़ा हुआ है और जनवरी 1868 में, बता लिख दो ना, जनवरी 1868 में इसका गठन हुआ था। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसी के समय की बात है, बहुत ज्यादा दूर मत चले जाना आप लोग, ये है 1870 के बाद के आसपास की बात। तो 1870 में क्या हुआ था, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था, यानी कि ये दो जो है वो केशव चंद्र के जीवन से जुड़े हुए। केशव चंद्र सेन और किस चीज के प्रसिद्ध है, समझना मेरी बात। एक तो जो ब्रह्म विवाह अधिनियम था, ब्रह्म विवाह अधिनियम, ये केशव चंद्र सेन के ही क्या हुआ था, प्रयासों से पास हुआ था। हालांकि खुद ही गलती कर दी, अपनी 12 वर्षीय बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिस बात को लेकर काफी क्रिटिसिज्म मिला था केशव जी को। इसके अलावा केशव चंद्र सेन का संबंध है संगत सभा की स्थापना से। संगत सभा इन्होंने कब बनाई थी जी, 1856 में बनाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि केशव चंद्र सेन वही है जिन्होंने 1866 में क्या बनाया था, भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था। भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो ब्रह्म समाज की एक ब्रांच के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये नाराजगी थी इनकी किसके खिलाफ, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के खिलाफ, है ना। तो उनके खिलाफ इनका जो है नाराजगी थी, और तब जाकर इन्होंने, और बाद में जब इन्होंने ब्रह्म विवाह के तहत एक्ट तो पास करवा दिया, कानून बना दिया, खुद कानून तोड़ा, अपनी बालिका का विवाह करवा दिया अल्पायु में, तो इनसे अलग हुए थे शिवनाथ शास्त्री जी, आनंद मोहन बोस जी, और उन्होंने 1878 में 1878 में उन्होंने क्या किया था, फिर साधारण ब्रह्म समाज जो था उसका गठन करा था। तो ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 मैच करना है जी। एक तरफ नाम है कुछ प्रसिद्ध लोगों का और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कुछ प्रसिद्ध काम है। तो लेट्स सी इसमें से क्या जो है सही जवाब हमें मिल पाता है। डीके कर्वे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भारत देश के लिए। डीके कर्वे जी की मैं बात करूं तो भारत का जो पहला वुमेन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसका नाम है SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी, उसका गठन भी इन्होंने ही किया था। 1955 में भारत सरकार ने मिस्टर कर्वे जी को पद्म भूषण दिया है, एंड इवन इनको भारत रत्न से सम्मान किया गया है 1958 में। तो आप स्वयं सोचिए, इतने बड़े भारत रत्न जैसे सम्मान इनको मिले हैं। तो मिस्टर डीके कर्वे ये कौन थे जी, ये सेक्रेटरी रह चुके थे किसके, विडो रिमैरिज एसोसिएशन जो जुड़ा हुआ था। जेईडी बैथून ऑब्वियस है, इन्होंने जो है कलकत्ता में क्या किया था, एक कन्या विद्यालय की स्थापना की थी बैथून कॉलेज के नाम से। और बैथून कॉलेज में कौन पढ़ाया करते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी पढ़ाया करते थे, राइट। फिर ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने क्या किया था, अब यहां देखना, इन्होंने किया था विवाह के विरुद्ध संघर्ष, बाल एक सेकेंड ना, बाल विवाह के विरुद्ध संस्कृत कॉलेज नहीं, इसमें ये करना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तो ईश्वर चंद्र जी का संबंध जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है किसके, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के रूप में। और जो मिस्टर BM मालाबारी साहब हैं, तो मालाबारी का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, विवाह के खिलाफ इन्होंने संघर्ष आरंभ किए थे, चाइल्ड मैरिजेस के प्रति इन्होंने जो है बात की थी। तो इट मींस किसका सही जवाब क्या बनना चाहिए, देखो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप क्या लिखेंगे, इसका सही जवाब बी लिखेंगे, राइट। 63rd पे आओ। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही काल के अनुसार लगाइए। अब देखो जी, हमसे कितनी बार शारदा अधिनियम के बारे में पूछ लिया जाता है।
शारदा अधिनियम कब आया था गुरुजी? तो ये आया था हमारे पास में 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1929 को क्या है? शारदा अधिनियम है। नेहरू रिपोर्ट में पब्लिशिंग डेट लिख लेता हूं, 10 अगस्त 1928 को क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट आई थी। फिर कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का आप देखो दो चीज है, ये नहीं पूछा कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ, तब हम लोग फरवरी 1928 लिखते, 3 फरवरी को आया था। लेकिन यह एस्टैब्लिशमेंट का डेट पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 8 नवंबर 1927 लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 8 नवंबर 1927। और लास्ट में क्या पूछ रहा है जी हमसे? दांडी मार्च। तो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी यात्रा शुरू की थी। तो इस डेट के हिसाब से चले तो सबसे पहले तो आता है 1928, आता है कि नहीं? तो इट मींस किसका पहला क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। और जहां पर भी हमारे पास में पहला 3 आ जाएगा तो 3 के बाद 2, 2 के बाद आ जाएगा इसमें 1, अगस्त के बाद आता है ना सितंबर और 19, और लास्ट में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही कथन हो जाएगा। आंसर सीधा साधा है, ज्यादा इसमें कोई मेहनत लगेगी नहीं जी आपको। एक था पुराने समय में क्या प्रयोग किया जाता था धान के लिए, अलग अलग जो सीरियल्स थे उनके लिए, और वर्तमान में उनको क्या कहते हैं? देखो जैसे ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। वैदिक काल में जो ब्रीही है इसका इस्तेमाल होता था राइस के लिए। अब मुझे बाकी आए ना आए आंसर हमें मिल गया क्योंकि पहले का आप दो। तो मुग का मतलब यहां पर किससे है? मूंग से है। यऊ का मतलब यहां पर जौ से था, बार्ली से था। और जो है इक्षु का मतलब यहां पर जो है सुगर केन से था। ऐसे ही यहां पर उड़द की जो दाल आज के टाइम होती है ना, जो उड़द की दाल, तो वहां पर उड़द की दाल के लिए मान शब्द का प्रयोग होता था। और जो आज के टाइम में गेहूं की फसल है तो गेहूं के लिए उस समय प्रयोग होता था क्या? गोधूम। तो गेहूं क्या हो जाता था? गोधूम हो जाता था। तो ऐसे हमें एंशियंट नेम मिलते हैं कुछ फसलों के। तो राइट आंसर, राइट सीक्वेंस क्या बनता है? 2, 3, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर सेम क्वेश्चन है जी, एक तरफ देखो जनपद है महाजनपद और दूसरी तरफ है उनकी राजधानियां। महाजनपद काल को याद करना है, 6th सेंचुरी में चले जाओ आप, बीसी के दौर पे। 6th सेंचुरी बीसी में आप लोग जानते हैं कि मगध जैसे बड़े महाजनपद जहां से जुड़े थे वो 16 महाजनपद थे। और ऐसे 16 महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिलती है, ये एक तो जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है इसमें मिलता है, और बौद्ध ग्रंथ या सुत्त पिटक का जो एक भाग है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में भी इसके नाम का हमें वर्णन मिलता है। कहते हैं कि इस समय जो 16 महाजनपद थे इनमें जो 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में 4 सबसे बड़े थे। पहला था वत्स, दूसरा था कौसाम्बी, तीसरा था अवंती, और चौथा जो राज्य हुआ करता था इसका नाम था मगध। ये सबसे जो है बड़े शक्तिशाली राज्यों में से जो है आते थे। एक सबसे प्रमुख क्वेश्चन, और आई थिंक ये लगभग हर एक सवाल हर एक जगह पर पूछता है कि क्या इस महाजनपद वाले काल में कोई गणतंत्र था, कोई रिपब्लिक थे? तो रिपब्लिक 2 ही थे। 2 रिपब्लिकों में कौन कौन से आते? देखो, एक आता वज्जी, हाँ वही वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, वज्जी संघ था। और एक जो है दूसरा हमारे पास में जो बड़ा राज्य आया करता था जिसमें गणतंत्र था। मैं फिर कह रहा हूं, जो रिपब्लिकन थे, जो गणतंत्र थे, तो वो राज्य कौन था? मल्ल था। और मल्ल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर है ना, या पावापुरी है, 2 जगहों पर थी। तो ये वज्जी, ये 2 क्या थे? गणतंत्रात्मक यानी रिपब्लिकन थे। लेकिन स्टिल सर यहां आना है ना जी, आओ इधर आते हैं। महाजनपद उनकी राजधानियां। मत्स्य की राजधानी कहां थी? होल्ड ऑन, पहले हम श्योर शॉर्ट चलते हैं। हमें पता है जी कि जो कुरु प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। यानी कि बी का चाहिए मुझे 4, तो अगर मुझे बी का 4 चाहिए, बी का ही था ना 4, तो बाकी सब मिल गया। यानी कि मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा, और अश्मक जो हुआ करता था इसकी राजधानी थी पोतन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर, ये ना एलिमिनेशन मेथड इजी था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बाकी इसके बारे में जो थोड़ी बहुत बातें कर सकते थे तो वो बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली हैं। 66 क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ने में डाउट मत करना, डर मत जाना। पढ़ते हैं फिर उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, 2 कथन दिए गए, एक कथन दूसरे कारण के रूप में दिया गया है। हमसे सबसे पहले पूछता कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही कथन है, देखते हैं अभी क्या बात आती है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का जो है दाम हुआ करता था, यह कथन भी सही है।
लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा कथनों को पढ़ें ध्यान से, अब यहाँ आप लोग को डाउट होने वाला, मुझे पता है आप लोग परेशान होने वाले हो और शायद फिर मुझे भी करोगे, तो सर इसमें से क्या ये कारण सही बता रहा है कि नहीं? तो तब हम यूं कहेंगे कि सर बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। अब ऐसा क्यों है ये भी समझते हैं। आप जानते हैं कि शेरशाह के समय जो मुद्रा प्रणाली थी, शेरशाह का जो करेंसी सिस्टम था, मुद्रा प्रणाली थी, तो शेरशाह की मुद्रा प्रणाली में क्या आता था? सबसे पहले रुपया आता था, और दूसरा क्या आता था? यहाँ पर दाम आता था। रुपया होता था शुद्ध रूप से चांदी का, और दाम जो हुआ करता था वो हुआ करता था शुद्ध रूप से तांबे का। जो हमारे पास में बात करते हैं तो देखो इनका रेशियो क्या था, इसका रेशियो था 1:64 का, नहीं समझे ना? मतलब जो चांदी का 1 रुपया था उसकी कीमत जो है दाम के कितने से? 64 सिक्कों से थी। तो जब 64 सिक्के होते थे ना, दाम कॉपर के, तांबे के सिक्के, तो तब जाकर क्या मिलता था? 1 रुपया मिलता था। या अगर हम चांदी को मापेंगे तो चांदी ग्रेन में मापी जाती थी, 180 ग्रेन की क्या होती थी? लगभग 1 रुपए की कीमत होती थी। और तांबे की कीमत जो है वो 380 ग्रेन के आसपास होती थी, 1:64 के रेशियो में जो है ये होता था। अब जब अकबर का समय आया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकबर ने दाम नहीं चलाया, बिल्कुल चलाया, लेकिन अकबर के समय दाम का जो है कीमत वो बिल्कुल घट गया। यानी कि 1 रुपये में मात्र कितने दाम आते थे अकबर के समय? तो 1 रुपए का मतलब होता था अकबर के समय 40 दाम। तो अकबर के समय रेशियो क्या था? 1:40। और यहाँ जो है शेरशाह के समय क्या है? 1:64। तो भाई हम ये कथन को एक समान नहीं मान सकते, यानी एक्सप्लेनेशन सही नहीं जा रही है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, कोई बात नहीं, लेकिन जो है इसका कथन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो यानी बी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो जल्दी से, भाई क्लास का टाइम भी हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम सही सही तरीके से आप लोगों ने बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने इतने सारे युद्ध अभियान लड़े हैं, है ना? आप लोग जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियानों के बारे में। अब कह रहा है कि सही इसका युद्ध अभियानों का सीक्वेंस क्या आएगा इसमें, ठीक है? देखो सबसे पहले पूछ रहा है रणथंबोर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ष 1301 में इसने रणथंबोर जो है यहाँ पर हमला किया था, और गुजरात कहाँ चलेगा, सॉरी उल्टा हो गया, देखो ये रणथंबोर में रहना है। 1301 जो है ये है रणथंबोर, और रणथंबोर में अगर राजा की बात करो तो ये कौन थे? राजा हमीर देव करके जो है हुआ करते थे, हार गए थे यहाँ पर इनकी सेना से। फिर 1298-99 में मैं बात करूं, 1298-99 में तो जो यहाँ पर रायकर्ण था, इस रायकर्ण देव के खिलाफ युद्ध लड़ा था। रायकर्ण देव के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो कहते हैं इसी युद्ध के अभियान के दौरान हजार दिनारी नाम सुना आप लोगों ने? हजार दिनारी कौन था जी? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनानायक था, जिसका रियल नाम था मलिक काफूर, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति था। तो इसको जो है खरीदा गया था और जो है किसके सेवा में भेजा गया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में भेजा गया था। तो इसका जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा 1298 से 99 के बीच होना चाहिए। फिर जो है वारंगल का जो अभियान था वो था 1309 और 10 का अभियान, ये था रामचंद्र देव के खिलाफ। 1309 और 10 में रामचंद्र देव जो थे इनके खिलाफ कौन सा अभियान लड़ा था? वारंगल। अब आज राणा रतन सिंह जी के पास, तो राणा रतन सिंह के खिलाफ जो अभियान लड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो लड़ा था वर्ष 1303 में। तो ये किसके खिलाफ था? राणा रतन सिंह। पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है पूरी कहानी हो जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी एक बुक लिखता है पद्मावत, और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती को पाना चाहते थे, और इसी क्रम में उसने राणा रतन सिंह जी से, जो कि उस समय राजा थे चित्तौड़ के, इनसे युद्ध लड़ा। तो सही सीक्वेंस क्या बन रहा है इसका? सबसे पहले 2 आना चाहिए, तो सबसे पहले 2 1 में ही है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना? क्योंकि हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी में ही पहला ऑप्शन। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा जो लिखा था, ये लिखा था किसके लिए? औरंगजेब के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी विजयों के बारे में जो है ये सारी चीजें वहां पर रखी थी कि किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने चमकौर का युद्ध जीता था, अमृतसर के युद्ध में जो है सामना किया था, खालसा पंथ की स्थापना से संबंधित बातें जो लिखी हुई थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जफरनामा जो है लिखा था, है ना? हाँ, कई बार ऐसा बोलते हैं किस भाषा में, तो फारसी भाषा जो थी उसमें जफरनामा लिखा गया था। तो पंजाबी या फिर हिंदी भाषा मत कह लेना उसको, ठीक है? चलिए, वेस्टर्न घाट्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स, है ना? पश्चिमी घाट जो है वो ट्रू माउंटेन्स नहीं है, पहला क्वेश्चन। वेस्टर्न घाट in its present form is the steep western edge of the upliftment of Deccan Plateau। डेक्कन छोड़ दिया इसने, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें अगर हम लोग सही बात करें तो दोनों ही कथन अपने आप में क्या है? सत्य है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कथन बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो दोनों ही जो है कथन सही है और दोनों के एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, यानी कि मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये आना चाहिए।
रही बात वेस्टर्न घाट की, जिनको सह्याद्रीज भी कहते हैं, तो सह्याद्री कौन सी सीमा लगती है, देखो यहाँ पे बना देता हूँ रफ, ठीक है। देखो यहां पर आप चलोगे गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से, केरला से और तमिलनाडु से। तो गुजरात से लेकर जो तमिलनाडु तक का जो बाउंड्री वाला पार्ट है, यहाँ पर जो माउंटेन सीरीज है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स का ही एक अन्य नाम मैंने क्या बताया आपको, सह्याद्री बताया। कई बार आप परेशान होते हैं कि सर हिमाद्री कौन है, फिर हिमाद्री कहते हैं किसको, ग्रेट हिमालय को, कि जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय, इस ग्रेटर हिमालय को हम लोग क्या नाम देते हैं, वो देते हैं हिमाद्री। तो दोनों अलग है, सह्याद्री इज अ डिफरेंट टर्म एंड हिमाद्री इज अ डिफरेंट टर्म। रही बात पश्चिमी घाट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, और भारत के जो 4 बड़े हॉटस्पॉट हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र, उनमें से एक है वेस्टर्न घाट, हिमालयास, सुंडालैंड और इंडो बर्मीज जो पार्ट है। तो ये देश के क्या है, ये 4 बड़े जो है हॉटस्पॉट है, जिनमें से एक आता है हमारा वेस्टर्न घाट, जो कि वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी क्या है, रजिस्टर्ड है। तो वो भी आप लोग को ये क्या याद रखना, वेस्टर्न घाट। बाकी डिटेलिंग तो खैर हम लोग जो क्लासेस है उनमें बात करेंगे। एक तरफ दोआब रीजन और दूसरी तरफ वो किसके बीच का पार्ट आता है, दोआब रीजन। तो सबसे पहले पूछते हैं बिस्ट दोआब, है ना, रावी और चनाब। इसको याद करने की मैं आपको कई बार एक सामान्य चीज बता चुका हूं, आप इस तरीके से क्या है याद रख लीजिए। ये तो सबको पता है कि सबसे पहले कौन सी रिवर होगी, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी है, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। और सबसे लास्ट में क्या आएगी, सतलुज आएगी। यहां पर क्या आएगी, सतलुज। अब जब भी हम इंडस के बाद कोई दूसरी नदी देखेंगे तो ये क्या है, ये है झेलम नदी। तो इंडस के बाद में सबसे बाद में क्या आएगा, झेलम नदी वाला पार्ट आएगा। फिर झेलम के बाद क्या आती है सर, चेनाब आती है, चेनाब, चेनाब। चेनाब के बाद में क्या आएगी, रावी, और रावी के बाद में क्या आएगी, ब्यास। ये मैं आधी आधी बना रहा हूं, आप समझ जाना, ये इसका सही सीक्वेंस है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो बिस्ट दोआब है किसके बीच का दोआब है, तो बिस्ट, BIS, है ना। तो बिस्ट का मतलब सीधी सीधी बात हो गई कि ये कौन सा एरिया है, बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। बिस देखो ना, बा और सा, तो यहां पर बिस्ट दोआब है, यानी कि पहले का राइट आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब मुझे आंसर वैसे मिलेगा कि अगर पहले का 3 है तो विच मींस कि जो बारी दोआब है वो किसके बीच में, वो रावी और ब्यास। नाम से क्या हो रहा है, बारी, बा, ब्यास, रावी। रचना दोआब जो है ब्यास और सॉरी रचना दोआब जो है ये हो गया रावी एंड चेनाब के बीच में। और चार्ज दोआब जो हो गया वो हो गया किसके बीच में, दैट इज बिटवीन चेनाब एंड झेलम रिवर। तो ये हमारे पास में एक और आ गया, है ना। तो ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ट्विन मिनरल्स किसे कहते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड एंड जिंक जो है इसको ट्विन मिनरल्स कहते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़िएगा। फिर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। एक तरफ स्टेट्स के नाम है और दूसरी तरफ जो है उनके एरियाज पूछे। तो जब भी हमसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कहेगा तो जिब्राल्टर स्टेट किसके बीच में आता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के बीच में आता है। इंग्लिश चैनल कहां पर आएगा सर, अंटार्कटिक सॉरी अटलांटिक सागर और नॉर्थ सी के बीच में आएगा। सुंडा की बात करूं तो ये जावा, जान नहीं भाई, किसकी जान है, ये जावा है ये तो ये किस में आता है, ये जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में आता है। और मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का किस में आएगा, जावा सागर और अंडमान सागर में आएगा। यानी कि 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। जल संधि पता है आपको, जल मध्य डमरू भी इसी को कहते हैं, जो जल संधि होती है जल डमरू मध्य। तो ये यानी एक संकरा, एक नैरो समुद्री मार्ग होता है जो 2 बड़े ओशंस को आपस में जोड़ता है और 2 लैंड मासेस को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे पाक जल संधि, श्रीलंका और भारत 2 बड़े लैंड मास अलग हो गए, यस एंड नो। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास में स्टेट्स होते हैं। तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक कौन सा नहीं होगा जी, लाइमस्टोन नहीं होगा, है ना। बाकी सब मेटामॉर्फिक हो रखे हैं। तो मेटामॉर्फिक क्या नहीं, इसमें चूना पत्थर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है 73 का लिख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में अगर गर्म की बात करें, पेरू क्या है, नहीं है। ओयाशियो कैनारी हो ही नहीं सकता। अलास्कन जो करंट है, तो अलास्का करंट जो है ये आपका कहां पर है सर, ये है आपका नॉर्थ पैसिफिक सी में। और नॉर्थ पैसिफिक सी में एक ऐसी जो है जलधारा है, गर्म जलधारा है। बाकी जितनी भी जलधाराएं हैं सबकी सब कौन से उदाहरण में आती है, सबकी सब जो है ठंडी जलधाराओं के उदाहरण में आती है। तो ये भी आप लोगों को एक और बात जो है यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। कौन सा कथन गलत है,
पढ़ते हैं जरा, गलत पढ़ना है, सही मत पढ़ लेना, गलत कथन पढ़ना है। ये मनी बिल को लेकर है, अनुच्छेद 110, बहुत इंटरेस्टिंग है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, इज दिस करेक्ट? नो, गलत है, ये गलत कह रहा है। राज्यसभा कैन नॉट, तो गलत पिक करना था, एक गलत है। तो जहां पर एक ऑप्शन नहीं है पहले तो उसको एलिमिनेट करो, जहां पर एक नहीं है पहला हट जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, यस, रिकमेंड कर सकती है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, राज्यसभा किसी भी प्रकार से धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, सही कह रहा है, हमें गलत चूज करना था। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर भीतर लोकसभा को देना होता है, ये भी सही है, अगर नहीं देंगे तो 15वें दिन ऑटोमेटिकली उसको पास मान लेंगे, सही है। राज्यसभा कैन अमेंड अ मनी बिल, नो माय डियर फ्रेंड्स, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड, ये गलत है। तो पहला और पांचवा कथन गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका सही जवाब। मनी बिल 110 में है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं। और मनी बिल कोई बिल है कि नहीं, इसका निर्णय हमेशा कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और मनी बिल हमेशा एक पब्लिक बिल होता है, कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल नहीं होता, ये आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है। तो 75 का आंसर मिला था, सी आंसर। द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? देखो, सबसे पहले है ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन, हाँ ठीक है, सही है, कभी वो बन नहीं पाया, ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात थी, वो हालांकि बना नहीं, क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने तो अपना नाम पीछे खींच लिया था, तो बनेगा कहां से, लेकिन कथन तो है जी उसमें। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, तभी तो चुनाव हुआ था 1937 में, बिल्कुल सही है। केंद्र में डायरची आ गई, राज्यों की डायरची खत्म करी, राज्यों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और राज्यों से डायरची को यानी कि द्वैध शासन को कहां दे दिया? सेंटर में दे दिया। एंड ऑफ द डायरची इन स्टेट, तो मैंने कह दिया राज्यों में, तो इसके तो सारे ही सही हो गए, 1 2 3 4 जो है ये सारे के सारे कथन 1935 के अधिनियम के सही हो गए। बाकी ये पूरा एक्ट मैंने यूट्यूब में डाला है, प्लेलिस्ट में जाओ, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट होगी, वहां पर मैंने सारे अधिनियमों को अच्छे से बता रखा है। तीसरी अनुसूची में, अनुसूचियां करना याद था, इजी था। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बता बता के थक चुका हूं। टीयर्स में ए मतलब अफर्मेशन, अफर्मेशन किसके साथ आती है? ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ ओथ के साथ आती है, यानी कि पहले का क्या होना चाहिए? ओथ होना चाहिए। मिल गया आंसर, पहले का ओथ यानी 5वें में है, तो पहले का 5 होना चाहिए, 2 हटा दो, है नहीं। 9th शेड्यूल में क्या है? देखो 8 ओरिजिनल थी, 9th बाद में जोड़ो, लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी, भूमि सुधार की बात की गई थी, है ना। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार है कहीं भाषाएं, कुछ अधिनियमों का वैधिकरण, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी और ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, वैसे इसका आंसर 3 ही होना है जहां तक मुझे ध्यान है। लेट्स सी, 4 तो होगा नहीं ना। लैंग्वेज कैसे हो जाएगा? लैंग्वेज तो 8th में है, तो यानी इसका ऑप्शन ये हो रहा है। चौथी अनुसूची में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, यानी 1 होना चाहिए, ये हो रहा है सही आंसर ना। दल बदल, 10वीं में क्या आ गया? दल बदल, डी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो डी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बंद हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर बन गया है ना। भाषाएं पूछेगा अगर हमसे, तो इसके लिए 8th शेड्यूल पूछना पड़ेगा, और 8th शेड्यूल कहीं पर है नहीं, तो इट मींस कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं आ रही? तो इसका राइट आंसर बी लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 78, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। मैं आप आगे कैसे पढ़ूंगा ये सवाल, पहले ही पॉइंट ऐसे दे रहा है, बिल्कुल फुल सा क्वेश्चन। मैं ये मानता हूं आप भी समझते हैं कि वित्त आयोग को कौन क्रिएट करता है? देश का राष्ट्रपति। लेकिन एक चीज बताओ, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा? नहीं कर सकता भाई, इसका निर्धारण करती है देश की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पहला तो सरासर गलत है, योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करेगा जी, ये संसद करेगी, तो पहला गलत है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी लिख लो। 1 लाइनर क्वेश्चन, आपको फटाफट 1 नंबर देकर जाएगा। आगे बढ़िए। पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से आया था? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत देखो कहां से हुई थी? भारत में, भारत देश का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग लेकर 1859, कितना होता है 59, 59 में एक सिस्टम लाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक मंत्री जी हैं, उनको 2 या 2 से अधिक विभाग भी बांटे जा सकते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम था। तो जब वो 1859 में इसको लाया था, तो उसके बाद 1861 का एक्ट आया, और 1861 के एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को स्वीकृति दे दी। तो अगर 1861 का इसमें है कहीं पर परिषद, तो सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है 79 का सही कथन हो जाएगा। भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य की बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक क्या दे रहा है?
एकात्मक राज्य की स्थापना की है, ये कथन किसका है? ग्रेन्यूल ऑस्टिन ऐसा नहीं कहेगा, आइवर जेनिंग्स हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब है, या केसी व्हीलर है? तो मेरे मुताबिक तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, केसी व्हीलर। आप बता दीजिए 18th का आप लोगों ने क्या राइट आंसर सोचना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, व्हाट इज डक डक गो? डक डक गो जो है ना, ये एक अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इसी अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक सर्च इंजन के रूप में बनाया था डक डक गो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी, 2008 में इसका गठन हुआ था, और जो गैब्रियल विनबर्ग था, नहीं पूछता है नाम, तो गैब्रियल विनबर्ग जो था, इस गैब्रियल विनबर्ग ने इसकी स्थापना यानी कि क्रिएशन किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ डक डक गो सर्च इंजन है। अपने ब्राउजर में सहज कर किसी भी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने के लिए क्या सबसे बढ़िया तरीका है? कुकीज नहीं आएगा, ब्लॉग नहीं आएगा, बुक मार्क आएगा। ऑप्शन नंबर बी लिख लो। 82 वन लाइनर क्वेश्चन। 83 पे आओ। कहता है 83 का कि संचार प्रौद्योगिकियों में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच का क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि LTE को साधारण 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्ट को साधारण उन्नत 3G के रूप में गलत है। LTE डेटा ओनली टेक्निक और वोल्ट जो है वॉइस ओनली टेक्निक है, ये कथन भी गलत है। तो इसका ना तो एक सही होना चाहिए और ना ही दो कथन सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। 83rd का 84th पे आना। 84th कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। तो इनमें से ब्राउजर क्या नहीं है? गूगल एप्स नहीं है, तो एप्स कहाँ से ब्राउजर हो जाएगा? बाकी मोजिला है, फायरफॉक्स है ना, आप समझते हैं फायरफॉक्स, फिर जो है विवाल्डी भी है, और जो है ओपेरा तो खैर है ही है, तो गूगल एप्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना 84th का। 85th आओ। कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, इसको क्या कहते हैं? अब इसको सर्वर कहेंगे, स्टोर कहेंगे, www कहेंगे, या WI कहेंगे, वेब इंफॉर्मेशन कहेंगे? क्या सही आंसर आप लोगों को इसका नजर आता है? तो राइट आंसर इसका लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, www। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। 86 जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको पहले एक शब्द में जीडीपी समझा देता हूँ। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखो जीडी जहां लिखा ना, जैसे घरेलू लिखा, जैसे इसमें डोमेस्टिक लिखा, आंसर मिल गया। डोमेस्टिक मतलब देखो घरेलू। एक वित्तीय वर्ष के दौरान, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि भारत में शुरू होता है कब? 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत देश की सीमा के भीतर, विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, इनका अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अंतिम, चाहे वो विदेशी कंपनी है चाहे वो भारतीय कंपनी, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे भारत की होनी चाहिए। और जीएनपी क्या हो जाता है इसके अपोजिट, कि सर कोई भी भारतीय यूनिट, चाहे वो भारत में काम करिए चाहे वो विदेशों में काम करिए, वो हमारे देश की जीएनपी हो जाती। तो यहाँ अभी एनपी नहीं पूछा, जीडीपी पूछा। तो मेरे प्यारे, भारत देश के भीतर जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा किसमें आता है? जीडीपी के भीतर आता है। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य, बिल्कुल सही है। इट इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर, गड़बड़ हो गई, फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। नहीं हो सकता, दूसरा गलत है, पहला कथन सही है। मेरे मुताबिक तो भाई साहब इसका राइट आंसर ओनली ए आएगा, यानी कि ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आप 86 का ए लिख लेना बिना किसी डाउट के। एक तरफ रेवोल्यूशन, दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए जो बातें हैं। इंक्रीज इन द फूड ग्रेन, खाद्य पदार्थ को, स्पेशली अगर चावल और गेहूं की बात करूं, जिसमें भी गेहूं को ज्यादा फायदा मिला था, तो इसके लिए क्या आया था? सर इसके लिए आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन है, ठीक है। फिशरीज के लिए क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन है। और फर्टिलाइजर्स के लिए क्या है? ब्राउन है, यानी कि 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं रेवोल्यूशन से रिलेटेड सवाल। हु इज द ऑथर ऑफ प्लानिंग एंड द पुअर? तो प्लानिंग एंड द पुअर का राइटर कौन है? डेविड रिकार्डो, बीएस मिन्हास, गुन्नार मिल डल, या गुन्नार मिल सॉरी, या जेके मेहता। तो राइट आंसर कौन है इसके? बीएस मिन्हास है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। 88 या 89 का। गांधीन प्लानिंग वाज प्रोपाउंडेड इन 1944 बाय होम? तो गांधीवादी योजना लाने वाले कौन है? श्रीमन नारायण अग्रवाल जी हैं। जब भारत में आप प्लानिंग्स पढ़ते हो ना, देखो तो शुरुआत होती है 1934 से। 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी का एक प्लान आया था, जिसको विश्वेश्वरैया प्लान कहते हैं। और विश्वेश्वरैया प्लान जो था
ये सबसे पहला प्लान था जिन्होंने जो है आर्थिक योजनाएं दी थी आने वाले 10 सालों के लिए 1944 में। फिर उसी साल, सेम उसी साल 1944 में एक और प्लान आया था जिसका नाम था फिक्की प्लान। और फिक्की प्लान में जो अध्यक्षता दी थी वो किसने दी थी? मिस्टर एनआर सरकार ने जो है अध्यक्षता दी थी फिक्की प्लान की। सेम ईयर है, मैं अगेन कर रहा हूं। फिर 1938 में क्या आया? कांग्रेस प्लान आया। 1938 में क्या आया? कांग्रेस योजना आई। फिर कांग्रेस योजना के बाद सीधे जंप करो 1944 में। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान आया और बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष कौन थे? आदर्शित दलाल साहब हुआ करते थे 1944 में। सेम ईयर में 1944 में एक और योजना आई, गांधीवादी योजना, जो कि आप लोगों ने ये लिख दी है। और गांधीवादी योजना में जो है वो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? श्रीमन नारायण साहब की जो है प्रमुख भूमिका थी। फिर 1945 में 1945 में एक और प्लान आया था जिसका नाम था जन योजना, पीपल्स प्लान, है ना। तो जन योजना जो है इस समय एक और इंट्रोड्यूस हुई थी। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास में आई थी वो आई थी सर्वोदय प्लान। और सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में 1950 में आया था जिसका नाम था सर्वोदय योजना। अब देखो जी भाई, इतने कम टाइम में मैं इतनी ही बातें बता पाऊंगा, डिटेलिंग की बातें क्लासेस में जब इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे 1 to 1, तो वहां पर बात होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90th क्वेश्चन पे आ जाइए। सूर्योदय इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? देखो मैं आपको ये बताता हूँ, एक लाइन में समझना, व्हाट इज सनराइज इंडस्ट्रीज। सर, जो कोई इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, सनराइज, राइज का मतलब हमेशा ग्रो करना होता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो लगातार जो है तीव्र गति से ग्रोथ कर रही हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। और तीव्र गति हमें कहाँ मिल जाती है? कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर हमें तीव्र गतियां दिखती हैं। तो इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए था। जिस तरीके से वास्तुकार का संबंध भवन से होता है, उसी प्रकार से मूर्तिकार का संबंध मूर्ति से। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट का काम है बिल्डिंग्स बनाना, और बिल्डिंग्स के अलावा अगर हम बोले तो स्टैचूज कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाना चाहिए था। Which of the following diagram shows the relationship between science, physics and chemistry? तो भाई देखो एक चीज बताओ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दीज आर द ब्रांच ऑफ साइंस। तो यानी कि हमें पता है ये साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले ये क्या है? ये आपके साइंस आ गया, और साइंस के भीतर ही क्या आ जाएगा हमारे पास में? फिजिक्स भी आ जाएगा और केमिस्ट्री भी आ जाएगा। तो मेरे मुताबिक तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही डायग्राम का जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछता है 93 में, लिखता है कि 5 वर्ष पहले पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 में है, तो पिता की वर्तमान में आयु कितनी होगी? तो इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको क्या आंसर मिलेगा? इसका ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, यानी कि 40 वर्ष मिलेगा। आप जानते हैं ना रीजनिंग का अलग से पार्ट आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। फिलहाल आप लोग इसके आंसर्स देख लीजिएगा और स्वयं से थोड़ा बहुत मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वहां बायां घुमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वहां दोबारा बायां घुमा और 5 मीटर चला, 5 किलोमीटर सॉरी, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित होगा? तो राइट आंसर क्या लिखेंगे इसका? ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, दैट इज 3 किलोमीटर में। सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं ना। चलिए अब यहां पर क्या करिए आप लोग, यहां पर हर जगह पर सिंबल्स बदल दीजिए। जहां पर माइनस है, माइनस के लिए आप जोड़ दीजिए क्या? भाग। माइनस, यदि माइनस क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, है ना। डिवाइड क्या हो जाए? डिवाइड जो है गुणा हो जाए। घटाने के लिए क्या लिख लेंगे आप? घटाने के लिए प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और जो इनटू है उसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन सही रहेगी? तो आप ट्राई कीजिएगा, आई होप सो आप ट्राई करोगे। तो उसके बाद जब आप सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करके देखोगे तो सेकंड इक्वेशन इसका सही जवाब जो है लेकर आएगा। तो ये प्लीज आप लोगों का कार्य है, आप लोग इसको भली भांति कर पाओगे। मैं समझ नहीं मिलेगा आंसर कॉमेंट कर दीजिएगा। 96 देखो, एक कागज को दिखाए गए प्रश्न के अनुसार मोड़कर काटा गया है, खोलने पर नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सा आकृति बनेगी? ये मोड़ करे, जब आप इसका पन्ना खोलोगे तो ये वाली जो पहली आकृति है ये कौन सी बनेगी? देखो ये फोल्ड है, इसको खोलेंगे तो इसमें यहाँ है ना, ये इधर की तरफ पूरा खुलेगा और यहाँ पर जो है इस तरीके की आकृति बना देगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आप लोग लिख लीजिएगा। 97 का लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा परेशान होना मत। देखो इंटू कर दो, 8 चौके 32, 16 चौको 64, 10 चौके 40, 20 चौको 80, ऐसे क्या आ जाएगा? 10 चौके 40 और 5 चौके 20, यानी कि राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, है ना। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इनको देखो, देखो बी ए एन सब में तो कॉमन है, बी ए एन तक तो ठीक है, सबके साथ कॉमन है। अब इसके बाद क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसके बाद श्रृंखला को अगर आप बढ़ाएंगे तो जी आएगा, तो यानी इसके बाद जो है बेंगल में जी आएगा। तो पहले का क्या होगा? दूसरा आंसर होगा, है ना। क्या दे रहा है? रुको, हाँ बी एन तक ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी,
फिर जी के बाद देखो यहाँ एक चीज और भी देखनी है, जी के बाद इधर एल है, इधर क्या है, जी के बाद ए है, ये वाला सही जा रहा है ए। हमें सीरीज आगे देखना, देखो यहाँ जी के बाद एल है, यहाँ जी के बाद ए, यानी कि पहले का 5 होगा, है ना। पहले का इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है पहले का क्या हो जाएगा इसमें, गलत गलत हो रहा है ना कुछ, बी ए एन डी आता है, ए बी सी डी। देखो भाई मैं खुद ही गलत करने बैठ गया था यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, हम जी की तरफ क्यों जा रहे हैं, बी ए एन और ए बी सी डी, पहले डी आएगा, माय बैड फ्रेंड्स। पहले का हमेशा क्या आएगा, 3 आएगा। देखो मैं यहाँ पर गड़बड़ चलने वाला था, आप लोगों ने बचा लिया मुझे। तो पहले का हमेशा 3 आएगा, उसके बाद जी आ रहा है तो 5 आएगा, तो 3 के बाद 5 सिर्फ यहाँ है, राइट आंसर इसका ये लिख लेना। अब देखो जल्दबाजी के चक्कर में मेरे से भी गलत ना हो जाए, समय हो गया है, दूसरी क्लास के बच्चे बाहर खड़े। जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता पारस्परिक संबंधित होती है, कथन गलत है। संबंधित कैसे हो जाएगा, पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंटर रिलेटेड, ये गलत ऑप्शन से, तो ए बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इज ओनली वन इज करेक्ट, है ना। तो यानी कि इसका सही जवाब बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन इज इम्प्लिसाइड। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही है, बाकी कुछ भी नहीं। सॉरी टू से बट क्वेश्चन नंबर जो है 100 हमने डिलीट कर लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सही नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 100 को डिलीट कर दिया गया था। तो ये हमारा क्विज का एक फॉर्मेट था। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। ऐसे हम लोग हर दूसरे महीने क्विज कंपटीशन की प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट जो क्विज होगा हमारा वो नवंबर मंथ में चांसेस हैं कि उसके होने के। आप लोग अभी से रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको क्विज के लिए पार्टिसिपेट करना है। बस आप दिए गए नंबर पर, मैंने स्क्रीन पे नंबर दिए होते हैं, नहीं दिख रहा है कहीं नंबर, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आप इनमें से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए और यहाँ पर जो है आपको रजिस्टर करवा दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग, और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, यू नो दैट। थैंक यू।